नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सभी कुशल मंगल होंगे। तो हम कल संसद के दोनों ही पार्टों कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम संसदीय जो समितियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बात की जाए भाई, संसद की समितियों का उद्भव है वो ब्रिटेन से हुआ है, ठीक है। किंतु वर्तमान में इनका प्रयोग अमेरिका में ज़्यादा किया जाता है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जो भारत सरकार जो अधिनियम है 1919, इससे क्या भारत में जो संसदीय समितियाँ है उनका प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ? तो वही भारत सरकार अधिनियम 1919 से है। भारत में संसदीय जो समितियाँ उनका प्रारंभ हुआ है। 1921 में पहली बार जो है संसदीय समितियों इनके गठन की बात की जाए तो 1921 में पहली बार इन समितियों का गठन किया गया था। ये दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी प्रकार की होती है, दूसरी अस्थायी। और इनकी जो गणपूर्ति होती है, कोरम होता है, वो 1/3 सदस्य उपस्थित होना चाहिए इनकी मीटिंगों में, ठीक। तो पहले हम स्थायी समिति के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। और एक और चीज़ पहले ही देख लेते हैं कि वित्त समितियाँ कितनी होती है। तो वित्त समितियाँ होती है 3। पहली होगी ये 1 नंबर, ठीक है, प्राकलन समिति होगी। 2 नंबर है लोक लेखा समिति, लोक लेखा। और 3 नंबर की बात की जाए तो 3 नंबर है लोक सार्वजनिक उपक्रम। चलो एक बार दोबारा लिखता हूँ। 3 नंबर समिति है वह सार्वजनिक उद्यम समिति। उद्यम समिति या सार्वजनिक उद्योग समितियाँ, उद्यम बोल दो आप। कितनी है वित्त समितियाँ? तो ये क्वेश्चन कई बात इसके कार्यकाल की जाए तो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है, ठीक है। कार्य क्या होते हैं? बजट प्रावधानों की समीक्षा करना होता है, और अगर उनमें कोई कमी रह जाए बाद में तो उनको दूर करना। और बजट प्रावधान है उनमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको भी दूर करना। दूसरी ओर जो प्रमुख समिति है वो लोक लेखा समिति, ये एक वित्त समिति भी है, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का प्रावधान है। लोकसभा कितने हैं? 15 है। राज्यसभा 7 मेंबर है। इनके जो सदस्य होता है उनका चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, ठीक है। और जो इनका अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जो लोक लेखा समिति है उसमें जो अध्यक्ष किससे होगा? संसद वो जो विपक्षी दल होगा, ठीक है। हमारी जो संसद है उसमें दो प्रकार के दल है भाई। एक तो सत्ता पक्ष जिसको जैसे सरकार होती है, और एक विपक्ष में रहता है। जो विपक्ष में सरकार रहती है, जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि बीजेपी सरकार सत्ता में है केंद्र में, और विपक्ष में क्या है? विपक्ष में केंद्र सरकार वो कांग्रेस सरकार है। तो उसका जो अध्यक्ष होगा, उसका जो कोई मेंबर है जिसे वो सर्वसम्मति चुनते हैं, वो उसका वो होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। कार्यकाल वही 1 साल है ज़्यादातर समितियों का, ठीक है। और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। सबसे मुख्य बात यह कि लोक लेखा समिति में क्या मंत्री सदस्य हो सकते? नहीं हो सकते, ठीक। कार्य की बात की तो क्या है, सी जो होता है हमारे, उसके जो सामान्य प्रतिवेदन होता है उनकी समीक्षा करना होता है। बजट के क्रियान्वयन की समीक्षा करना आता है, उनकी अनियमितता को दूर करना। अधिक अनुदान के लिए लोक लेखा समिति की अगर हमें ज़्यादा अनुदान चाहिए होता है तो उसके लिए हमें लोक लेखा समिति होती है, उसकी अनुमति आवश्यकता होती है। और अनुमति को इसके अलावा अनुमति कौन देगा? तो राष्ट्रपति साहब ही अनुमति देंगे, ठीक है। तीसरी है लोक उपक्रम समिति। इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। चुनाव वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। के लोक उपाक्रम जो प्रतिवेदन होते हैं उनकी जांच करना मेन क्या होता है? लोक उपक्रम समिति का भी जो सीएजी का जो रिपोर्ट होती है लोक उपाक्रम, उनकी जांच करना। अगली है कार्य मंत्रणा समिति। ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए दोनों के लिए अलग अलग होती है। राज्यसभा के लिए अलग होगी और लोकसभा के लिए अलग होगी। इसमें जो लोकसभा समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग होती है।
जो लोकसभा के लिए गठित की जाती है उसमें 15 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो लोकसभा के लिए गठित की जाएगी उसमें 15 मेंबर होंगे और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ठीक। राज्यसभा के लिए जो गठित की जाएगी लोक कार्य मंत्री समिति उसमें 11 सदस्य होते हैं और उसकी अध्यक्षता जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके द्वारा की जाती है। ठीक है भाई। कार्य क्या, तो कार्य भाई जो सदन का जो डेली का काम होता है उनका निर्धारण करना। ठीक है। विभागीय समितियाँ, इनका प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। 1989 में संसद ने जो विभागीय समितियाँ उनके लिए एक अधिनियम पारित किया। ठीक है। 1993 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई। 2004 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई। आप यहाँ इसमें जो भी व्याख्या करने लायक जो भी चीज़ होगी हम उसकी व्याख्या जरूर करेंगे। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है विभागीय समिति, बस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो वित्त समिति है वो कितनी है, तो वह है 3। विभागीय समिति की जो प्रत्येक समिति होती है उसमें 31 मेंबर होते हैं। 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। 16 समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो 8 समितियाँ होती है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसके द्वारा की जाती है। कार्य क्या क्या है, तो वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है उसके बाद में जो विभागीय समिति है उनको भेजा जाता है भाई कि उसमें कोई कमी है या कुछ भी है तो वो देखी जाए। ठीक है। ये विभागीय समितियाँ विभिन्न विभागों की बजट की समीक्षा करती है। भाई किस डिपार्टमेंट को कितना कितना बजट दिया गया उसके बारे में समीक्षा करती है कि वो कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं दिया गया कहीं। एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा कर सकती है। मतलब किसी समिति है, कोई समिति है, एक समिति बनाई गई, उसको भाई एक से अधिक डिपार्टमेंट दिए जा सकते हैं कि भाई आपको ये 2-4 डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, इनके जो बजट आवंटन किया गया बजट में जो राशि इनके लिए आवंटित की गई है उसकी आप समीक्षा करिए। अब हम देखते हैं अस्थायी समितियाँ। अस्थायी समितियाँ अस्थायी समितियाँ जो समय से जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं या कुछ लक्ष्य होते हैं टारगेट सरकार के, उनके लिए ये अस्थायी समितियों की स्थापना की जाती है। ठीक है। और जैसे उनके जो टारगेट पूरे हो जाते हैं ये समितियाँ क्या होती है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, स्वतः समाप्त होती है इनकी प्रकृति। कि कोई विधेयक है उसके लिए परिवर्त समिति तथा संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। उद्देश्य विशेष के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। और जो संयुक्त संसदीय समिति होती है किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है उसमें 31 मेंबर होते हैं। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। हमारे मैं थोड़ा सही अभी तो कुछ स्पेशल समितियों का गठन किया गया है स्थायी रूप से विभिन्न टारगेट को पूरा करने के लिए। जैसे बफर्स घोटाला उसके लिए भी एक समिति गठन हुआ था। हर्षद मेहता घोटाला हुआ था, शेयर बाजार समिति है। शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक से संबंधित मामला था उसके लिए कैतन पारक शेयर। मतलब सरकार को जब जब जरूरत होती है तो सरकार के आगे अपने जो टारगेट है उनको पूरा करने के लिए अस्थायी समितियों की वो करती है, नियुक्ति की जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे को इतना जानना है कि जो स्थायी समितियाँ वो कितनी है और उसमें वित्त समितियाँ कितनी है। हम ऐसा आता है जो वित्त समितियाँ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछा जाता है। अब हम अनुच्छेद 119 देख लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 119 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 119 में बताया गया कि भाई संसद वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए परियोजना के लिए किसी भी वित्तीय मामले के संबंध में संसद का जो प्रत्येक सदन होता है उसकी प्रक्रिया और कार्य संचालन को कानून द्वारा विनियमित कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि भाई संसद है, कोई वित्तीय संबंध कोई कार्य है उसको टाइम पर पूरा करना है उसको। ठीक है। उसके मामले में जो प्रत्येक सदन होता है संसद का, राज्यसभा लोकसभा, उसके लिए प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया और जो कार्य संचालन होता है उनके लिए कानून बना सकती है और उन्हें कानूनों के द्वारा कानून निर्मित करके उनको विनियमित किया क्या चालू वो क्या बोलते जारी किया जा सकता है यार, एक कॉन्टिन्यूटी रखी जा सकती है बोल सकते हैं। अनुच्छेद 20 संसद में जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो कौन उसके बारे में बताया गया कि संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। संसद में हमारे जो है वो दो भाषा का प्रयोग किया जाता है, एक हिंदी और इंग्लिश। किंतु अगर अध्यक्ष चाहें और सभापति चाहें, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष आता है और राज्यसभा में सभापति है, अगर उसकी अनुमति ली जाए तो अन्य भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। अभी हमारे संसद में 2 ही भाषा का प्रयोग होता है सामान्य तौर पे, एक हिंदी और इंग्लिश।
लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अगर लोकसभा में कार्रवाई हो रही है और कोई मेंबर ये चाहता है कि नहीं भाई हमें किसी अन्य भाषा मतलब संसदीय कार्रवाई करनी है, ठीक है, या अन्य भाषा को प्रयोग में लाना संसद को, तो क्या करेगा, लोकसभा से पहले लोकसभा के अध्यक्ष से पहले अनुमति प्राप्त करेगा और फिर जो भी उसको जिस भाषा में वो अपना भाषण देना चाहे या कुछ भी प्रयोग लेना चाहे अपने कार्यवाही संबंधी, वो तो उसमें कर सकता है। अनुच्छेद 121, संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा तथा टिप्पणी नहीं की जाएगी। संसद में किसी भी न्यायाधीश की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सेशन न्यायालय वगैरह, उनके व्यवहार पर ना तो कोई बात होगी और ना ही उन पर कोई टिप्पणी की जाएगी, ठीक है। संसद न्यायपालिका कार्य में क्या करेगी, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये बताया गया भाई 121 में, ठीक। और किंतु किसी न्यायाधीश को हटाने का कोई प्रस्ताव है तो उस पर चर्चा की जा सकती है। हाँ, बस किसी भी न्यायाधीश के मामले में उसको टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग, कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर उसको हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है संसद में तो उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। अनुच्छेद 122, न्यायालय सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 23, 100 अध्यादेश की शक्ति, ये तो राष्ट्रपति को पता ही है आपको, राष्ट्रपति के पास होती है। और साधारणतः जो अध्यादेश होता है वो 6 सप्ताह तक, कितने दिनों तक, 6 सप्ताह तक ही लागू रहता है। अध्यादेश कैसी स्थिति में जारी किया जाएगा, तो वही जब संसद का दोनों सत्र सदन में नहीं है, चल नहीं रहे हैं तब, या फिर संसद का कोई एक सदन तो चल रहा है और कोई एक सदन नहीं चल रहा है तब, ऐसी परिस्थिति में। जैसे मानो ये संसद है, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। लोकसभा चल रही है कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई चल रही है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है, तब भी भाई अधिकार है राष्ट्रपति साहब की वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है मान लो, और लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, यानी मान लो कि लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, तब भी मतलब एक सदन भी अगर सत्र में रहेगा, चालू रहेगा, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सिर्फ वन कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन ऐसी है, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करते, जब दोनों सदन मान लो सत्र में होंगे, राइट है, दोनों सदन चल रहे हैं, लोकसभा चल रहा है और राज्यसभा, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, जो अध्यक्षतात्मक जो शासन व्यवस्था है, उसमें कुछ अंतर है, उनको भी हम देख लेते हैं। भाई संसदीय शासन व्यवस्था होती है, उसमें कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं, एक नामात्र का होता है और दूसरा वास्तविक। तो हमारे इंडिया में तो यही है संसदीय, नामात्र का हमारे प्रेसिडेंट साहब है, यानी कि राष्ट्रपति साहब है, और प्रमुख है की बात करें PM साहब है ही हमारे, ठीक है। अध्यक्षतात्मक क्या होती है भाई, एक ही प्रमुख होता है, राजशाही शासन का नाम ले सकते हैं भाई। इसमें राष्ट्राध्यक्ष व शासन अध्यक्ष दोनों अलग अलग होते हैं। भाई राष्ट्र का अध्यक्ष तो कौन है हमारे, वर्तमान तो हमारे जो राष्ट्रपति साहब है वो है शासनाध्यक्ष, जो मतलब शासन चलाता है, तो अभी प्रधानमंत्री साहब ही हैं। कार्यपालिका प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तब वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, अप्रत्यक्ष रूप से, कि हम प्रधानमंत्री को सीधा चुनते हैं, नहीं, हम तो सिर्फ जो लोकसभा के मेंबर हैं उनको चुनते हैं, ठीक है। फिर लोकसभा मेंबर ही अपने में से किसी जिसको बहुमत प्राप्त होता है उनकी पार्टी में, उसी को तो प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वही है। कार्यपालिका प्रमुख सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। अध्यक्ष वाली जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या होता है, सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जो राजा होता है, ठीक है। और ये इसमें बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होता है। इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का भाग है, मंत्री विधायिका के भी सदस्य होते हैं। साफ शक्ति का कोई पृथक्करण नहीं है, क्योंकि जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका का भाग है, जो मंत्री होते हैं विधायिका से तो होते ही हैं। विधायिका में है हमारे है कौन कौन, तो विधायक में संसद है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति साहब है।
कार्यपालिका सामूहिक रूप से क्या होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। ये हमने बता दिया भाई सामूहिक जो उत्तरदायित्व सिद्धांत वो क्या है। मान लो कोई मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया है, तो जो भी उसके मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होंगे, चाहे वो राज्यसभा से क्यों ना हो, वो सभी उस जो निर्णय ले गया मंत्रिमंडल के, उस पर क्या होंगे, सहमत होंगे और उस पर अपना विचार वो रखेंगे, क्या पॉजिटिव विचार रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। अगर कोई नहीं है सहमत तो वो भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसमें, अर्थात विधायिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को नहीं हटा सकती। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है संसद में, हमारे संसदीय शासन व्यवस्था में। इसमें केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। विधायक कार्यपालिका के दैनिक कार्यों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार प्रश्नों व प्रस्तावों के माध्यम से। विधायिका कार्यपालिका के दैनिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखती है, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न नहीं पूछ सकती है और उसके विरुद्ध प्रस्ताव भी नहीं लाए जा सकते। ठीक, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि संसदीय शासन व्यवस्था है वो क्या है, कि हमारे देश में ये प्रचलन में है। कार्यपालिका दो प्रमुख हो गए, एक नामात्र और एक दूसरा वास्तविक। इसमें राष्ट्र का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका जो प्रमुख होता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वो, यानी वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इसमें शक्ति पृथक्करण नहीं होता है स्पष्ट रूप से, कि कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और मंत्री विधायिका के मेंबर होते हैं। इसलिए इसमें जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो समाहित होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। विधायिका कार्यपालिका के दैनिक कार्य पर नियंत्रण रखती है और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से। तो इसी प्रकार से जो हमारी संसदीय की समितियाँ थी वो, ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। हमारे जो अगला अध्याय होगा उसमें हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 124 से लेके और अनुच्छेद 147 तक। ठीक, अगर आपको इसमें कोई भी डाउटफुल है कुछ भी इसमें, तो आप इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन अप जरूर करें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और पास में एक बेल का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे ऑन कर दें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।